हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी का जेईई मेन 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, बैग B1 कंटेन्स 6 वाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स, बैग 2 कंटेन्स 4 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स एंड बैग B3 कंटेन्स 5 वाइट एंड 5 blue balls. One of the bags is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball is white, then the probability that the ball is drawn from bag B2 is. तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो क्वेश्चन है वो बेस रूल पर बेस्ड है। तो एक काम ही करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट बना लेते हैं और फ्लो चार्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ये बैग B1 आ गया, नेक्स्ट बैग B2 अपने को मिल गया, फिर फाइनली ये आ गया है बैग B3। अब बैग B1, B2, B3 को सिलेक्ट करना इक्वली लाइकली इवेंट के रूप में डिफाइन किया जा रहा है। तो ये अपने पास था बैग B1, ये है बैग B2, नेक्स्ट ये बैग B3 मिला। अब यहाँ पर जो कंडीशंस दी गई है, मतलब बैग B1 को अगर सेलेक्ट करें तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। सिमिलरली बैग B2 को भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड बैग B3 को भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही हो रही होगी। बैग B1 में 6 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स दी गई हैं। बैग B2 की अगर बात की जाए तो इसमें 4 वाइट बॉल्स है, 6 ब्लू बॉल्स है एंड बैग B3 में 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स दी गई हैं। तो अपने को इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक वाइट बॉल सिलेक्ट की गई है और सिलेक्टेड वाइट बॉल बैग B2 से आ रही है। तो अब यहाँ पर करेंगे ये कि सबसे पहले इंडिविजुअल बैग्स से वाइट बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेते हैं। तो बैग B1 से वाइट बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बन गई है 6/10। बैग B2 से वाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बन गई 4/10 और बैग B3 से वाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बन गई है 5/10। यहाँ पर देखो ये हो रहा था कि 4 फेवरेबल केसेस थे और मतलब 4 वाइट बॉल्स थी और 10 टोटल बॉल्स थी, इस वजह से 4 को न्यूमरेटर में रखा एंड 10 को डिनोमिनेटर में रखा। सिमिलरली 6/10 एंड 5/10 भी अपने को इसी तरह मिला था। अब यहाँ से अपने को पता करना था बैग B2 से वाइट बॉल आई है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब जैसे ये फ्लो चार्ट बनाया तो इस फ्लो चार्ट में अपने को टोटल 3 पाथ्स देखने को मिल रहे हैं। तो पहला पाथ B1 के थ्रू इस फाइनल इवेंट तक पहुंच रहा, दूसरा पाथ B2 के थ्रू इस फाइनल इवेंट तक पहुंच रहा, तीसरा पाथ B3 के थ्रू इस फाइनल इवेंट तक पहुंच रहा है। तो इनको नाम दे देते हैं, ये अपना पाथ P1 है, ये अपना पाथ P2 है और ये पाथ P3 दिया गया है। तो अब B2 से वाइट बॉल निकले, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को पता करनी थी और जैसे ही बेस रूल का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोल देते हैं, तो पाथ P2 की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल पाथ्स की प्रोबेबिलिटी P1 प्लस P2 प्लस P3। तो अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि न्यूमरेटर में भी मतलब जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा 1/3 मल्टीप्लिकेशन 6/10 और डिनोमिनेटर में P1, P2, P3 तीनों के साथ 1/3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1/3 कॉमन आकर कैंसिल हो गया। तो अब अपने को सिर्फ और सिर्फ उसके अदरवाइज जो टर्म्स बच रहे हैं वही लिख लेने हैं। तो सबसे पहले P2 के रिस्पेक्ट में बचेगा 4/10 और 1/3 डिनोमिनेटर के साथ कॉमन होकर कैंसिल हो चुका है। और पाथ P1 के लिए अपने पास आया 6/10, फिर पाथ P2 के लिए 4/10 एंड पाथ P3 के लिए 5/10। ये अपने को इस तरह से मिला है। तो अब हुआ ये था कि देखो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 10 गिवन था, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर 10 मिल रहा होगा। तो वो 10 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाले 10 से कैंसिल हो गए हैं। तो न्यूमरेटर में अब सिर्फ और सिर्फ बचा है 6 और डिनोमिनेटर में 6 प्लस 4 प्लस 5। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया है 4 और डिवीज़न में आ गया है 15। तो इस तरह से जो भी इवेंट दिया गया था उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अपने को मिल गई 4/15 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।